नमस्कार, मैं संजय कुमार। एक बहुत बड़ी खबर इग्नू से आ रही है। बहुत रिसेंट डेवलपमेंट यूजीसी का हुआ था, जिसको हम लोग एक साप्ताहिक मैगजीन एक फोर्टनाइटली मैगजीन, वेब मैगजीन निकाल रहे हैं जो फ्री है, निःशुल्क है। उसमें यूजीसी के पीएचडी गाइडलाइन पे चर्चा हुई थी। क्या परिवर्तन यूजीसी ने किया है? कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे तो जेआरएफ नेट क्वालिफाई को सीधे पीएचडी में एडमिशन करा सकता है, दे सकता है, अन्यथा वो अपने स्तर पे वो यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट ले सकता है। तो विगत कई वर्षों से इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सारे अपने अपने जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड लोगों का भी इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही पीएचडी में एडमिशन देते थे। तो इस वर्ष में क्या हुआ कि अब एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कोई पीएचडी में इनरोल होगा। लेकिन उसके पाठ्यक्रम में एक अमूल चूल परिवर्तन आ गया। क्लियर यूजीसी का इंस्ट्रक्शन है कि आधे जितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे उसमें से आधे क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, और आधे उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि कोई हिस्ट्री से या हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी का एंट्रेंस दे रहा है इग्नू में, या अब कहीं भी वो देगा, नॉट ओनली इग्नू, चूंकि इग्नू इसमें सबसे आगे निकल गया और आज उसकी विज्ञप्ति आ गई, आज उसका नोटिफिकेशन आ चुका है पीएचडी एडमिशन के लिए, जो जुलाई 2020 सेशन के लिए है। ऑलरेडी सेशन लेट है, एग्जाम जनवरी में होंगे। लेकिन उस एग्जाम में जो नया नॉर्म्स है यूजीसी का कि आधे प्रश्न रिसर्च मतलब शोध प्रविधियां, रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे आधे प्रश्न, और आधे हिस्ट्री वाले के लिए हिस्ट्री से होंगे, हिंदी वाले के हिंदी से, और इंग्लिश लिटरेचर वाले के इंग्लिश से, पॉलिटिकल साइंस वाले के पॉलिटिकल साइंस से होंगे। और पूरा रिटन एग्जाम का वेटेज यानी कुल अंक उसके लिए 70% उसका वेटेज रखा गया है। 30% इंटरव्यू का होगा और दोनों मिलकर एडमिशन का फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो और सारे मापदंड वही हैं, यानी मास्टर में आपको 55% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में है, तो रिजर्व कैटेगरी में है तो 50% मास्टर में अंक चाहिए। और आप जेआरएफ, यूजीसी नेट कुछ भी कर रखे हैं तो उसकी कोई रियायत नहीं मिलेगी, आपको भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसलिए मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा पर समर्पित एक चैनल है, और ये चैनल आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हम लोग 10 से 15 घंटे का एक क्रैश कोर्स देने जा रहे हैं, जिसमें बताएंगे, चूंकि किताबों में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो कहीं ना कहीं फेल की है। यूजीसी का बिलाप है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज क्राइम फॉर द रिसर्च, कि रिसर्च क्वालिटी का इंडिया में हो ही नहीं रहा है, इसको लेके टू मच कंसर्न अबाउट द रिसर्च। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि हमारी भी शोध की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। इसीलिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे पहले 2 पेपर अपने रिसर्च से रिलेटेड किसी जर्नल में छपवाने होते थे, सेमिनार में पार्टिसिपेट करना, वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया। और इसके अब क्लासेस भी रेगुलर होंगे और लिखने पढ़ने की तमीज़ भी बहुत अच्छी सिखाई जाएगी। तो तमाम चीज़ों के लिए जो लोग भी एंट्रेंस के लिए प्रतीक्षारत थे और जो लोग भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनसे ये आग्रह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर पहली बार इस बदलते सिलेबस को महसूस किया है और इस पे अपनी बहुत अच्छी रिसर्च मटेरियल आपको देने जा रहा है, जिसमें 10 से 15 घंटे का मैं क्लास लूँगा कि क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो वही पुरानी बातें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बातें होती हैं, फिर क्वांटिटेटिव बातें में तमाम स्टेजेस हैं, फील्ड स्टडीज़ हैं और इंटरव्यू है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे बढ़ते हैं, डेटा सिलेक्शन, देन उसको फिर लाइब्रेरी में ला के टैबुलेशन करके और करते हैं। तो मैं उन चीज़ों से पढ़े कि आखिर क्या चाहती है यूजीसी या दुनिया के तमाम अच्छे देशों में, पश्चिम के देशों में एक शोध उस समस्या का सदैव समाधान करता है। आज मानवता के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस समस्या का समाधान की आवाज़ कहाँ से सुनते हैं आप? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड
यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि उसके रिसर्च प्रैक्टिकल होते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि एट पार हम एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल का खड़ा करें, ताकि हमारे शोध, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों को, हमारे कृषि क्षेत्र को, हमारी सेवा क्षेत्र को, यानी जो भी इकोनॉमी के कंपोनेंट हैं, जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे और देश में एक ऐसी बौद्धिक क्रांति हो जिस बौद्धिक क्रांति का सीधा मतलब आर्थिक क्रांति से हो, व्यापारिक क्रांति से हो, न कि एक फिलोसफरों की बोझ भीड़ तैयार की जाए, रिसर्च डिग्री वाले खड़ा कर दिया जाए, नहीं चाहती है। तो इसको अगर रोकना होगा तो रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्या करना होगा? बदलना होगा, उस कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। आखिर रिसर्च है क्या? एक सवाल मन में उठता है कि शोध क्या है। दो बातें आती हैं। रिसर्च वर्ड से लगता है कि समथिंग दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन सोसाइटी, और उसी को फिर से एक नई पैकिंग में रैप करते हैं। बट दिस इज नॉट रिसर्च। एक शब्द के जाल में नहीं फंसना है। रिसर्च वो है जो सदैव एक नई चीज को लाता है, या तो निष्कर्ष के बेसिस पे, या तो कंक्लूड करता है नए रिजल्टों के साथ इधर, और या तो उस प्रोसेस को बताता है जो बहुत ही इजी है, बहुत रियली जिसको अंडरस्टैंड बहुत आराम से किया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस जगत में शिक्षा के प्रति जो भी कुछ कहा गया, उसमें सबसे बड़ा नाम जिसको अरस्तु हम हिंदी में बोलते हैं, अरिस्टोटल का। वो बोलता है कि रिसर्च का मतलब या शिक्षा का मतलब, इंटेलेक्सिया का मतलब, बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि जर्नी कहाँ से सफर होनी चाहिए? कॉमन से टुवार्ड्स स्पेशलाइजेशन की ओर। कॉमन टुवार्ड्स स्पेशलाइजेशन की जर्नी ही एक रिसर्च की जर्नी है। एक इंटेलिजेंसिया क्लास का ये काम है कि कॉमन चीज़ों को समझे और उसको विशिष्टीकरण की ओर, स्पेशलाइजेशन की ओर ले जाए। ठीक उल्टा एक लेमैन क्या करता है? एक रिक्शे वाले को आप रिक्शा दे देते हैं, उसको कुछ पता नहीं है कि इसमें कहाँ चेन किस थ्योरी पे काम कर रहा है, किस थ्योरी पे प्रेशर बन रहा है, हवा का क्या रोल है, वाल्व का क्या रोल है, कोई मतलब नहीं। तो वो स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की जर्नी उसकी होती है, एक कॉमन आदमी की। आज मोबाइल है, आप कल्पना करें जिसने इसकी कल्पना की होगी कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट मनुष्य को चाहिए जो मनुष्य कहीं भी इजीली किसी से कम्युनिकेट कर ले, इजीली किसी को संवाद भेज सके, अपने चीज़ों को, कम्युनिकेशन को, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को कर ले। कोई चीज़ सुंदर उसको जहन में लगे तो उसकी तस्वीर ले ले, उसको समय पता हो तो घड़ी ले ले। तो इन सारी चीज़ों को, कहीं ज़रूरत अंधेरे में तो टॉर्च चले जाला ले, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। मोबाइल केवल बात करने का डिवाइस नहीं है, एब्सोल्युटली इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस बनाया अमेरिका ने, तो कैसे? एक कॉमन सोचा कि अच्छा ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। इसका पहले प्रोटो रूप आया, आद्य रूप आया, और फाइन हर जनरेशन में होता जा रहा है। अब जिससे वो कनेक्ट होकर सारा खेल करता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनरेशन है। जैसे आप सुनते हैं कि 5th जनरेशन अभी चल रहा है, तो वो और फास्ट उसको कर रहा है, फिर उसको कैच कर रहा है मोबाइल, कि अब सारे बाजार के मोबाइल कहते हैं कि 5G के लिए वी आर रेडी। तो वही रिसर्च का पर्पस है। तो पुरानी दकियानूसी बातों को छोड़ दीजिए। लगभग मैं आपको स्टडी मटेरियल 200 पेज का दूंगा केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, और वो भी कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दूंगा। तीसरी मुगालते में नहीं रहिए कि यूजीसी नेट की तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का ही होगा। हालांकि अभी तक इग्नू साइलेंट है, मैंने वेबसाइट पे जाके इसको देखा है, अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, लेकिन अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ऐसा ही करेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। क्यों होगा? तो मैं पीछे के एक डिबेट में जाना चाहता हूं। जब ये सवाल उठा शिक्षा और बौद्धिक जगत में कि व्हाई ऑलरेडी यूजीसी ऑलरेडी स्क्रीनिंग द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और उसको तय करती है कि कुछ के एज अगर है और अच्छे मार्क्स लाए तो उसको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है कि ये रिसर्च करे 3 साल के लिए, और मैक्सिमम केस में 5 साल तक भी बढ़ा दिया जाता है कि रिसर्च करे। और वो उसको रिसर्च करने के लिए अच्छी पत्रिकाएं, किताब, रहना सहना
सबकी व्यवस्था के रूप में एक स्टाइपेंड देती है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो जिसको क्वालिफाई करा के छोड़ देती है, और जब क्वालिफाई करके कोई छोड़ देती है तो फिर उसका डायरेक्ट पीएचडी के लिए इनरोलमेंट हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी परीक्षा पे परीक्षा, फिल्टर पे फिल्टर, फिर जेएनयू से आवाज़ उठी, जामिया से आवाज़ उठी, इग्नू ने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया, सब लगभग करने लगे। काहे? तो उनका एक ही कंसर्न था, दे आर वेरी वरीड कि बच्चे अब लिखना भूल गए हैं, रिसर्च करेंगे और लिखेंगे नहीं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता है, और रिसर्च की क्वालिटी अगर सुधारनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में ही बात समझ में आती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के किसी यूनिवर्सिटी में कैसे रिसर्च में एडमिशन होता है। तो उसके लिए वही क्राइटेरिया है कि पहले अप्लाई आप करते हैं तो एक मिनिमम मार्क्स है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम जगह 75% मार्क्स आपको मास्टर में चाहिए अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद एसओपी लिखवाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि क्यों भाई, क्या ज़रूरत है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे आपको पैसे से नहीं पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और वहाँ तो करंट ईयर को एडमिशन ही नहीं दिया जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ बढ़े जा रहे हैं, रेल के डब्बे की तरह बीए कर लिए, एमए कर लिए, कुछ नहीं पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत ही हम किस मूड में करते हैं, बहुत लाइट रहते हैं, बहुत इनफॉर्मल रहते हैं, बहुत सीरियस नहीं रहते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, चलो एक काम हो जाए, पीएचडी हो जाए। लेकिन नहीं, वो बोलते हैं कि मास्टर डिग्री जाने के बाद इस डिग्री से आप बाजार में जाइए और अपनी दाल दलिया का जुगाड़ कीजिए, और ये डिग्री जहां आपको लगे कि अरे यहाँ लायक कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे इस पे सोचना चाहिए, ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। अब कोई कंप्यूटर इंजीनियर हार्वर्ड से पास आउट होता है या कैम्ब्रिज से पास आउट होता है, तो वो ये देखता है कि किस पोजीशन पे ये कंप्यूटर मेरे माइंड को नहीं सपोर्ट कर रहा है। वो कुछ बनाना चाहता है, वो कुछ विचित्र सोच रहा है, वो सोच रहा है कि एक कंप्यूटर ऐसा हो जहां खड़ा हो और पूरा मानव शरीर का पूरा रिपोर्ट आ जाए, ना वो दिखने में एक्सरे जैसा लगे, ना एमआरआई की तरह, लेकिन पूरा रिपोर्ट एक तरफ आ जाए। अब ये बच्चा कोई सोच लिया, अब इस पे वो काम कर रहा है, फिर वो अपना रिसर्च का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेगा कि मैं इसलिए पीएचडी करना चाहता हूँ, और तब उसको सरकार कमेटी बात करती है कि वाकई में ये लॉजिकल सोच रहा है कि नहीं, फिर उसको जाके पीएचडी में उसका एनरोलमेंट होता है और पूरे खर्चे दिए जाते हैं। इसीलिए रिसर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी है। रिसर्च किससे कनेक्ट हो गया? रिसर्च मेथोडोलॉजी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से, समस्या समाधान, और उससे क्या इंपैक्ट होगा? डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, उससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा। ये शिक्षा सदैव याद रखिए कि शिक्षा जगत में हर शिक्षक को ये याद रखना चाहिए कि कोई भी देश, नो कंट्री इज एबव देन द हाइट ऑफ इट्स टीचर हाइट्स। कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षक के कद से ऊंचा नहीं हो सकता है। तो ये कहते ही राष्ट्र के बाउंड्री के ऊपर टीचर बैठ जाता है, यानी वो टीचर क्या हो जाता है? वो टीचर वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक हो जाता है। वो राष्ट्रवादी नहीं रहता है, वो मानवतावादी हो जाता है, वो मानव के सहयोग के लिए काम करता है। तब तो कोरोना का टीका आपको मिला। ये तो नहीं हुआ कि ब्रिटेन ने बनाया और कहा कि मैं ही यूज करूंगा, सबको मिला, जहां जो मिला, जिन देशों ने किया, सब मिल बांट के मानवता की सेवा की। तो यही है, मोबाइल जिसने मिला ये तो नहीं कहा कि मेरे ही देश के लोग यूज करेंगे। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो इस अप्रोच से रिसर्च मेथोडोलॉजी को डेवलप करना होगा, और आपको सिखाऊंगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी हो कि हर जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपसे दिखे, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये कोर्स बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, और हमारे चैनल पे नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर का, व्हाट्सएप नंबर, मिस्टर मनीष कुमार से बात कीजिए, और बहुत जल्दी इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन का प्रोसेस मनीष कुमार जी बता देंगे, और फी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड की आदत है। आदतन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाचार संस्था है कि फी बहुत कम रखती है। ये भी लोग हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन 1000 रुपये से शायद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे मनीष जी से मैं डिस्कस करके फी की घोषणा जल्दी करूंगा, लेकिन कराऊंगा क्या? तो 15 से 20 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग, और आपके सवाल को भी सारे का जवाब भी दूंगा, और 15 घंटा आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल रिसर्च मेथोडोलॉजी, बदलते हुए समय के हिसाब से इस चैलेंजेस को कैसे आप पार करेंगे। सेकेंड थिंग, खासकर हिंदी वाले जिनसे शिकायत है उनको लिखने नहीं आता है, बुरा ना मानेंगे एमए पास हो के भी। ये चैनल बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में काम हो।
तो इंग्लिश वाले का भी स्वागत है और क्लास बाइलिंगुअल होगा, लेकिन मटेरियल इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, हिंदी का हिंदी में, और कोशिश करूंगा 150 से 200 पेज का बढ़िया मटेरियल आपको दूं। समय कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। जय हिंद।